हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस जूनियर में। हम लोग पिछले लेक्चर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े थे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ आइडेंटिटीज पढ़े थे। हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक फार्मूलाज पढ़े थे और उन पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। कैसे किसी की वैल्यू निकाली जाती है और कैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जाता है। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने यही सब पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक टर्म सुनने को मिलता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और फिर हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लास 8 के हिसाब से जो आप लोग अगर एनटीएस एनएमएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 8 के हिसाब से, क्लास 8 के बेसिक से आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों से पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐसा क्या उसमें बदलाव हो जाता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल एक नया नाम आ जाता है। तो जैसे कि आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो जैसा आप लोग मैथ में जानते हैं कि कुछ हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। कांस्टेंट मतलब ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया या -4/5 हो गया। कुछ भी आप कांस्टेंट टर्म कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, -3 हो गया, -4/5 हो गया, -0.3 हो गया, या तो आप प्लस में ले लीजिए या माइनस में ले लीजिए। ये सब आपके क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और आपके मैथ में आपको कुछ क्या मिलते हैं? वेरिएबल्स मिलते हैं। कुछ आपको कांस्टेंट मिलते हैं और कुछ क्या मिलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जब हमारे क्वेश्चन में क्या आने लगते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब अल्फाबेट्स आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स आने लगते हैं हमारे मैथ लैंग्वेज में, तब हम उसे वेरिएबल का नाम देते हैं। तो अगर कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल आपस में कोई रिलेशन रखते हैं, क्या रखते हैं आपस में? रिलेशन। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आएगा और रिलेशन किसकी मदद से आएगा? या तो प्लस की मदद से, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन बनता है, और रिलेशन किसकी मदद से बनता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से, इसे क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हमारे 4 मैथमेटिकल फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब भी इन 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, तब उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके बीच में आपने क्या बनाया है? रिलेशन। क्या बनाया है? रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल with the help of, with the help of fundamental mathematical operation, addition, subtraction, multiplication and division, is called an algebraic expression। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बनता है, और रिलेशन किसकी मदद से बनता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से, तब ऐसे रिलेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जैसे एक रिलेशन में बना के आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए, एक वेरिएबल हो गया x, एक कांस्टेंट हो गया 3, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मैंने प्लस की मदद से बना दिया। तो क्या लिखा है? x+3। क्या लिखा है? x+3। x+3 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते थे,
1/x+3। 1/x+3 का क्या मतलब है कि पहले 1 को मैंने x से डिवाइड किया, 1 को मैंने किससे डिवाइड किया, x से, 1/x, और फिर क्या प्लस कर देंगे इसमें, 3। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के, इसके बाद कर लेते हैं टर्म्स के। टर्म की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। अब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं x+3 में कितने टर्म हैं। तो देखिए ये एक वेरिएबल वाला टर्म है x, और ये वाला कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये वेरिएबल का टर्म है, ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कितने टर्म है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कितने टर्म है, 2। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे 3 टर्म है, 2 कांस्टेंट के हैं और एक वेरिएबल का है। पर ध्यान से देखिए ये जो 1/x ऐसे लिखा है, इसको मैं सॉल्व करके कैसे लिख पाया हूं, 1/x। जब ये 1/x लिख गया तो ये 1 एक टर्म हो गया, तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इसमें भी कितने टर्म हो गए, 2। देखो लिखा है 3x+5, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x+, ऐसा लग रहा होगा कितने टर्म है, 3। पर 3 टर्म नहीं है क्योंकि ये वाला सॉल्व हो गया है, और सॉल्व होके क्या बन गया है, 3x। तो बताओ कितने टर्म है, 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है। पहला टर्म कौन सा है, 3x, दूसरा टर्म 5, तो कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है, 5, और वेरिएबल वाला टर्म पूरा 3x। केवल x को नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा वेरिएबल वाला टर्म इसमें से कौन सा है तो क्या बताएंगे, पूरा 3x। यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म कौन सा था, 1/। तो आपने एक चीज देखा, आपने देखा कि अगर बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, तो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म अलग अलग नहीं होते हैं। तो टर्म किससे अलग अलग होते हैं, किन चिन्हों से, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चिन्हों से ये टर्म्स हमारे अलग अलग होते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से अलग अलग नहीं होते, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो टर्म की बात हो गई, टर्म की बात हम लोग समझ गए। टर्म आप लोग पहचान लेंगे, बताइए पहचान लेंगे, अच्छा। बताइए कितने टर्म हैं, 3 टर्म हैं। इसको क्या लिखेंगे, 4/+3x- तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये बन जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 5 वाला, चिन्ह के साथ बताओ, -5, चिन्ह के साथ बताएंगे, बन जाएगा, याद रहेगा। तो ठीक है, आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा टर्म्स के बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स के बारे में। अब आइए जल्दी से जान जाते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बच्चों,
क्या लिखा मैंने? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वेरिएबल की पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर रहेगी तब तो मेरा ये पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। तो जैसे अभी मैंने लिखा था 3x + 5, बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन है? वेरिएबल टर्म 3x है। वेरिएबल का टर्म 3x है, वेरिएबल 3x नहीं है। वेरिएबल कौन है? x। अगर मैं पूछूं वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, तब आप क्या बताओगे? 3x। मैं पूछ रहा हूं वेरिएबल कौन है? x। x की पावर देखिए कितनी है? x की पावर क्या है? 1 है। तो बताओ 1 क्या होल नंबर है? 1 होल नंबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे हमें पावर होल नंबर मिल रही है। क्यों लिख रहे हो बेटा? 1 होल नंबर है। होल नंबर मेरा 0 से चालू होता है। 1 यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है और 1 एक होल नंबर है। तो बताओ हमने कहा पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। यहाँ होल नंबर है, होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक। अभी मैंने लिखा था मान लो 3x + x/7 x² 7 -5। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 2। 1 क्या है? होल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पे दोनों पावर हमारी कैसी हैं? होल नंबर। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? होगा। एक मैंने और लिखा था, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, लेकिन ये वेरिएबल नीचे लिखा है। यहाँ पे देखो 7 नीचे लिखा था। पर हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमने क्या लिखा है? पावर किसकी देखेंगे? वेरिएबल की। तो यहाँ पे कांस्टेंट था, नीचे था डेनोमिनेटर में, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में रहेगा तो उसको पहले न्यूमरेटर में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर माइनस और प्लस। अब बताओ वेरिएबल की पावर क्या है? -1। क्या होल नंबर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो ठीक है। ध्यान से देखो 3x + 5√x। वेरिएबल कौन है? x। बताओ यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है? बताओ। 1/2। क्योंकि जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या बनेगी? क्या 1/2 होल नंबर है? 1/2 होल नंबर। तो ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। और अगर वेरिएबल मेरा डेनोमिनेटर में है तो उसे कहाँ ले जाएंगे? न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में है तो कहाँ ले जाएंगे? न्यूमरेटर में। ठीक। तो आप लोग पावर पहचान लो, पॉलिनोमियल पहचान लोगे कौन होता है, पहचान लोगे। अब इसी में आप देखो, पहले तो आप पॉलिनोमियल पहचान लोगे कि कौन होते हैं, फिर अब मैं कई ढेर सारे पॉलिनोमियल लिख रहा हूं।
और बताओ, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, वेरिएबल कौन है? एक्स। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? क्या है? यहाँ पे 1। दोनों होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? होगा। अब एक जगह वेरिएबल की पावर थी 1 और एक जगह वेरिएबल की पावर थी, बड़ा कौन सा है? 2। तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, एक टर्म होता है क्या? डिग्री। जैसे आप लोगों ने अभी टर्म सुना, वैसे एक और टर्म होता है डिग्री। कोई पूछे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? कोई पूछे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो कैसे बताएंगे? हमें पॉलिनोमियल की पावर को देखना है। किसको देखना है? पावर को। एक जगह पावर मिला 2, एक जगह पावर मिला 1। और जैसे हमने वेरिएबल की पावर्स को देखा, हमने देखा कि वेरिएबल की पावर 2 है और 1 है, दोनों होल नंबर है। दोनों होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, और इन दोनों में से कौन बड़ा है? 2। तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हम कितनी बताएंगे? 2। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो बताओ, एक जगह 1 मिला, एक जगह 3, क्या दोनों होल नंबर हैं? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? होगा। डिग्री कितनी आएगी? 3, बड़ा वाला पावर। डिग्री कितनी आएगी? 3। पहचान लोगे डिग्री? ठीक। बताओ यहाँ पावर कितनी है? यहाँ पे -1 है कि नहीं है? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो क्या जब पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो उसकी डिग्री ही कैसे बता पाएंगे? डिग्री कब बताएंगे? जब वो पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री बता लोगे? ठीक है, बता लोगे ना? तो जैसे यहाँ पे 2 डिग्री आई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 आती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 आती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक। और अगर डिग्री मेरी मान लो 1 आती, मान लो ऐसा होता x + 5, कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाता? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। ठीक है। ऐसे ही टर्म के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को अलग अलग डिवाइड किया गया है। टर्म के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। टर्म पहचान जाते हो ना? पहचान जाते हो टर्म? ठीक है, इसको अपना लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और दोबारा से यहीं पे लिखने जा रहा हूं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स में लिखने जा रहा हूं बच्चों। तो दो प्रकार के बेसिस पे हम लोग, दो बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म और डिग्री के बेसिस पे। तो और देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। टर्म के बेसिस पे पहला पॉलिनोमियल जो टाइप होता है वो क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म। कितने टर्म? 1 टर्म। मोनोमियल मतलब 1 टर्म। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? जैसे
या तो वाई क्यूब। देखो इन दोनों में कितने टर्म हैं, एक एक टर्म। या तो क्या लिख दे, -5, -5 में भी कितने टर्म हैं, एक टर्म। ठीक है, ये सब मोनोमियल हो गए। दूसरा टाइप हमारा कौन सा होता है, बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म, दो टर्म। जैसे देखो एग्जांपल 3x + 5, 7x की पावर 8 - 5, कितने टर्म दिख रहे हैं, दो दो टर्म, है ना। ऐसे ही तीन टर्म होते तो क्या लिखते, ट्राइनोमियल। कितने टर्म, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल x² - 5x + 6। अपने से कोई तीन टर्म लिख सकते हैं, लिख लेंगे। डिग्री के बेसिस पे मैंने बताया, पहला कौन सा, लीनियर। लीनियर कब होता है, जब डिग्री कितनी होती है, 1। एग्जाम्पल x + 5 या y। देख लो दोनों जगह वेरिएबल की पावर केवल 1 है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। दूसरा मैंने बताया कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री कितनी रहे, 2। एग्जाम्पल या तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे y² केवल लिखो, चाहे y² -3 लिखो। अब देखो आप एक चीज देखो, अगर मैं y² केवल लिखता हूं, बताओ ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री कितनी है, टर्म कितने हैं, 1। तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के साथ क्या है, मोनोमियल। और अगर यही y² ने लिख के y² -3 लिख दिए तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ इस बार मोनोमियल नहीं है, कैसा है, बाइनोमियल, है कि नहीं। हाँ, तो अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, कौन सा, क्यूबिक। डिग्री कितनी होगी, 3। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 पावर कर दीजिए x³ बस। क्यूबिक है, मोनोमियल। अगर एक आध टर्म बढ़ा देंगे, क्यूबिक है, बाइनोमियल। एक और टर्म बढ़ा दो, क्यूबिक है, ट्राइनोमियल, है कि नहीं। अपने से हम लिख सकते हैं। तो क्यूबिक में लिखना था, चाहे बाइनोमियल लिखते, मोनोमियल लिखते, ट्राइनोमियल लिखते। इतनी कहानी होती है हमारी पॉलिनोमियल की। आपने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में रिलेशन रखते हैं, और किसकी मदद से, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से जब हमारे कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में रिलेशन रखते हैं, तब उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर हम लोगों ने टर्म्स के बारे में पढ़ा। टर्म हमारे किससे अलग अलग होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चिन्ह से हमारे टर्म अलग अलग होते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग वेरिएबल की पावर को देखें, और वेरिएबल की जो हमें पावर्स मिले वो केवल होल नंबर मिले, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल हम लोग पहचान जाएंगे कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल पहचानने के बाद हम लोग वेरिएबल की पावर को देख लेंगे। जो पावर सबसे ज्यादा बड़ी दिखेगी उसी को हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जो वाली पावर सबसे बड़ी रहेगी उसे क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। और डिग्री किसकी कहेंगे, पॉलिनोमियल की। फिर पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म के बेसिस पे अलग डिवाइड किया और डिग्री के बेसिस पे अलग डिवाइड किया। टर्म के बेसिस पे अगर 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ऐसे ही डिग्री के बेसिस पे, डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक देखा। अब आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। टॉपिक का नाम था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हम लोगों को डिवीजन सीखना है। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को।
और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चीजों को समझेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और डिवाइड करना है बाय मतलब से, और किससे डिवाइड करना है, a+2 से। तो बेटा पहले ये बताओ कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कैसा है, डिग्री के बेसिस पे बताओ, डिग्री के बेसिस पे बताओ। क्यूबिक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक है, ठीक। कितने टर्म है, 3 टर्म है। ये कैसा है, लीनियर है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। देखो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है तो डिग्री 2 हो गई, 2 हो गई तो कैसा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे पावर 1 है तो डिग्री भी 1 ही आएगी, तो लीनियर होगा। और 2 टर्म है तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो हम एक ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक को, कैसा है ये, ट्राइनोमियल 3 टर्म है और ट्राइनोमियल के साथ साथ कैसा है, क्वाड्रेटिक है। एक ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक को एक बाइनोमियल लीनियर से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। और डिवाइड करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले डिवाइड कर लेंगे, जिससे करेंगे वो बाहर लिखेंगे और जिसको करेंगे उसको अंदर लिखेंगे। पॉलिनोमियल को डिवाइड करते समय हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, मेरा पहला टर्म पहले टर्म को काटेगा। क्या कहा, पहला टर्म पहले टर्म को काटेगा। बताओ यहाँ इस पॉलिनोमियल में पहला टर्म कौन सा है, a, और इस पॉलिनोमियल में पहला टर्म कौन सा है, 3a²। तो a किसको काटेगा, 3a² को। a में किसका गुणा कर दे, a में किसका गुणा कर दे कि वो 3a² बन जाए। तो a² बनाने के लिए हमें उसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, a का a में कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो a² बनाने के लिए a का करेंगे तो क्या केवल a² बनाना है कि 3a² बनाना है, तो एक 3 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने करना पड़ा, 3a, कितने करना पड़ा, 3a। अब बेटा a का गुणा 3a में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, पहला टर्म पहले टर्म को डिवाइड करेगा। आपने यहाँ पे देखा पहला टर्म आपका a था, आपने यहाँ पे देखा आपका पहला टर्म क्या था, 3a²। आपने सोचा कि a में किसका गुणा कर दे कि 3a² आ जाए, तो आपको पता चला हम किसका गुणा करेंगे, 3a का। अब बेटा 3a का गुणा अगर a में किए है ना तो इतना कर देंगे कि a का गुणा 3a में करके 3a² के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे और जो जो बचे हैं, क्या बचा है, 2, इस +2 का भी गुणा किसके साथ होगा, 3a के साथ। ये जितनी बार में गया है इधर वालों का भी गुणा उतनी बार इसमें होगा। तो बताओ +2 का 3a में होगा तो कितना आएगा, 6a। कितना आएगा, 6a आएगा। तो a वाले के नीचे लिखेंगे, a² वाले को a² वाले के नीचे लिखे थे और a वाले को a वाले के नीचे लिखेंगे 6a, और प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे। और अब बेटा घटाएंगे, करते हैं ना, पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, बताओ। अगर हमें 4 को 17 को 4 से भाग देना होगा तो क्या करोगे, 4 चौको, फिर क्या करते हो, घटाते हो। तो यहाँ पे भी घटाएंगे बेटा। तो यहाँ पे तो 2 टर्म है, वहां पे 1 टर्म था तो एक जगह घटाना बनाते थे, यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे भी माइनस बनाएंगे और ये प्लस भी कितने हो जाएगा,
माइनस में। अब देखो होता क्या है, 3a² ऊपर वाला प्लस में रह गया और नीचे वाला किस में हो गया, माइनस में। ऊपर वाला किस में रह गया और नीचे वाला माइनस में। तो ये तो बेटा प्लस माइनस बराबर था, क्या हो गया, कट गया। ऊपर 5a प्लस में और नीचे 6a माइनस में। सॉल्व करो दोनों को, क्या आएगा, 5a में से 6a गया तो एक ए बचेगा, लेकिन किसमें बचेगा, माइनस में। और बगल में क्या उतरेगा, ऊपर से उतर रहा है इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं। अगर नीचे से उतरता तो क्या होता, चिन्ह बदलता। ऊपर से उतर रहा है ना, ठीक। अब बताओ मैंने क्या कहा था, पहला टर्म किसको काटेगा, पहले टर्म को। तो बेटा पहला टर्म क्या है, ए। और अब यहां पे पहला टर्म क्या है, माइनस ए। किसका गुणा करें, वहां ए है यहां भी ए है, बस क्या जुड़ गया है, तो किसका गुणा करे, माइनस का। केवल करे, केवल माइनस का कि -1 का, -1 का बेटा। तो -1 का गुणा करेंगे, ए का -1 में करेंगे, क्या आएगा। और अभी बताया था जो उसके साथ रहेगा उसका भी गुणा होगा। तो किसका किसका होगा, बताओ, किसका गुणा होगा, -1 का किसके साथ होगा, +2 के साथ होगा। मैंने कहा ना यहाँ पे जब इसका इतनी बार करते हैं तो इसके साथ जो जो रहेगा उसका भी गुणा उतनी बार होता है। अभी ए का गुणा जब 3a बार किया था तो बताओ 2 का भी 3a बार किए थे कि नहीं किए थे। तो जब a का -1 बार करेंगे तो 2 का भी -1 बार करेंगे। तो 2 का जब -1 बार करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब फिर से चिन्ह बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्लस में था तो क्या हो गया था, पर ये पहले से माइनस में है, ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। अब ये ए के माइनस में ए के, ये क्या हो जाएगा, 7 किसमें है, 2 किसमें है, कहा 2 माइनस में, बेटा चिन्ह बदल न गया। तो दोनों किसमें है, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 9। तो बताओ कोशिएंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया। अगर आपसे कोई कह दे चेक, चेक करो, तो चेक कर लोगे, चेक कैसे करते हैं, डिवाइजर का गुणा किससे करेंगे और क्या जोड़ेंगे, क्या आ जाना चाहिए, डिविडेंड आ जाना चाहिए कि नहीं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। डिवाइजर कौन है, कोशिएंट कितना आया, प्लस, रिमाइंडर। अब देखते हैं गुणा करके और जोड़ के कि क्या आता है। तो ए का गुणा 3a में होगा, क्या आएगा, ए का गुणा -1 में, 2 का 3a में, 2 का -1 में, और प्लस 3a² -a और 6a क्या बन जाएगा, और -2 + 9 क्या बनेगा। तो देखो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने डिवीजन को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, x² + 12x + 35 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x + 7 से। x² + 12x + 35 को डिवाइड करना है x + 7 से। तो ध्यान देंगे,
जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे, और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिख देंगे। इसके बाद मैंने क्या समझाया था कि फर्स्ट टर्म किसको कैंसिल करेगा, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म मेरा फर्स्ट टर्म के तरीके होना बराबर बनना चाहिए। यहाँ पे आप डिवाइजर में देखिए, डिवाइजर में फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है, एक्स, और डिविडेड में आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो यक्स को क्या बनाना है, यक्स स्क्वायर। यक्स है और आपको यक्स की पावर 2 बनानी है, पहले पावर 1 थी। इसका मतलब आपको एक और यक्स की जरूरत है। जब यक्स में यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के बराबर बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के बराबर बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स का। हमें पता चला यक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता चल गया। जब पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, जो पता चलेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। पहले पता करेंगे कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे। पता चल गया किसका करेंगे, एक्स का। मैंने बगल में एक्स लिख लिया। अब केवल एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में नहीं होगा, केवल पता कर लिए, पता कर लिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। पता करने के बाद हमें पता चला एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई पूरे एक्स प्लस 7 में होगा। तो सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक्स में। एक्स का करेंगे एक्स में तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अभी केवल बेटा एक्स का मल्टीप्लाई किसमें हुआ है, एक्स में। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पता किया कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाने के लिए एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता चला हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने उस जो पता चला उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद मैं इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें करूंगा। तो पहले एक्स का एक्स में करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अभी सेकेंड टर्म बचा है। सेकेंड टर्म क्या है, +7। क्या है, +7। तो +7 का भी मल्टीप्लाई किसमें होगा, एक्स में। जैसे उस यक्स का इस यक्स में हुआ वैसे +7 का भी होगा यक्स में। तो कितना आएगा, 7 यक्स। 7 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो कितना आएगा, 7 यक्स। तो आगे लिखेंगे प्लस में आएगा +7x। देखो जो एक्स स्क्वायर वाला आया था एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखे, जो एक्स वाला आया वो किसके नीचे लिखे, एक्स वाले के नीचे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणा करने के बाद घटाते हैं। क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है किसमें हो जाएगा, 7x प्लस में है किसमें हो जाएगा। हम लोग चिन्ह को बदलते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में रह गया और ये वाले एक्स स्क्वायर का चिन्ह बदल गया, प्लस में था किसमें हो गया, माइनस में। एक एक्स स्क्वायर प्लस में एक एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 12x किसमें है, 7x माइनस में, 7x का चिन्ह बदल गया, 7x किसमें हो गया, तो 12x प्लस में 7x माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 12x में से 7x चला जाएगा, कितना बचेगा, 5x प्लस में बचेगा। अब बगल का एक टर्म उतरेगा, क्या उतरेगा, 35। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाने के लिए मैंने पता किया किसका मल्टीप्लाई करेंगे। पता चल गया एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे जो पता चला उसको यहाँ पे लिख लिया। पता करने के बाद लिख लिया, और लिखने के बाद केवल एक्स एक्स का मल्टीप्लाई नहीं किया, उधर पूरे का मल्टीप्लाई जो पता किया था उसमें कर दिया। तो पूरे का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आया। यहाँ पे चिन्ह मैंने दोनों का बदला, चिन्ह बदल के घटा दिया। अब क्या बचा मेरे पास, 5x प्लस 35। अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस 35 में जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कौन सा है, 5x। अब फिर से वही कहानी, फर्स्ट टर्म को किसके बराबर बनाएंगे, फर्स्ट टर्म के। तो x को किसके बराबर बनाएंगे, 5x के। तो बेटा x को 5x के बराबर बनाने के लिए आपको दिख रहा है कि x वहां भी x है, यहां भी x है, क्या x बढ़ेगा,
केवल कौन एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है 5, वो भी जुड़ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5x, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं है, इसका मतलब x में किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो हमें x में 5 का गुणा करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 5x। तो अब हमने दोबारा पता कर लिया, दोबारा क्या पता कर लिया कि x को 5x बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5x प्लस में बनाना है, प्लस में बनाना है तो हम +5 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ -5x होता तो हम किसका मल्टीप्लाई करते -5 का, तो +5x है तो हम +5 का मल्टीप्लाई करेंगे, पता कर लिए किसका मल्टीप्लाई करना है +5 का, तो पता कर लिए तो यहाँ पे लिख लो, जो पता करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा कि पूरे में होगा, पूरे में होगा, तो पहले x का 5 में होगा 5x, फिर 7 का 5 में होगा 35, सब प्लस में आ रहा है बेटा, चिन्ह बदल जाएगा, 5x प्लस में है, ये किस में हो जाएगा माइनस में, और ये 35 प्लस में किस में हो जाएगा, देखो ये वाला 5x प्लस में और ये वाले 5x किस में हो गया, दोनों बराबर थे, अपोजिट साइन थे, कैंसिल हो गए, 35 प्लस में और ये वाला 35 किस में हो गया माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो आपका कोसिएंट क्या आया, कोसिएंट x प्लस 5 और रिमाइंडर कितना आया 0, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 पूरा पूरा किससे डिवाइड हो गया x प्लस 7 से, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 7, एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 7। इसको एक चीज और बोल सकते हैं, याद करो, जो किसी को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, जो किसी को डिवाइड करता है, जैसे 12 को 2 डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, जो डिवाइड करते हैं उनको फैक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं फैक्टर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 का क्या है फैक्टर है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ ये वाला पॉलिनोमियल इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे फैक्टर कहेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं कहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15 को डिवाइड करना है 3x माइनस 5 से। इन सब क्वेश्चन में जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, सबसे पहले तो ये ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बताइए यहाँ पे जो x का पावर है वो क्या है 3, 3 के बाद क्या है 2, फिर क्या है 1, और फिर पावर वेरिएबल की पावर 0 हो गई, मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया कांस्टेंट टर्म। तो देखो धीरे धीरे पावर उतरी है, पहले 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद गायब हो गया। डिवाइजर में भी देख लो, पहले पावर कितनी है 1 और 1 के बाद गायब हो गया, मतलब एक सीरियल से है, सीरियल से है कि नहीं है। 3 पहले 3 वाला लिखा है, तब 2 वाला लिखा है, तब 1 वाला लिखा है, तब जाकर आपका 0 वाला लिखा है। ऐसे सीरियल से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो जब सीरियल से लिखा होता है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ये सीरियल से ना लिखा होता तो हम सबसे पहले इसे क्या करते, इसे सीरियल से लिखते, सीक्वेंस में लिखते, अरेंज करते। क्या करते, अरेंज करते, मतलब हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते।
तो अरेंज करते तब आगे बढ़ते, पर यहाँ पे हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 3x माइनस, किसको डिवाइड करने जा रहे हैं, सरल है क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से अगर मुझे बताएंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। बताइए किसको किसके बराबर बनाना है। पहला टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला टर्म, तो 3x को बनाना है 12x क्यूब। सबसे पहले तो कांस्टेंट कांस्टेंट में देख लेते हैं। 3 को क्या बनाना है, 12। 3 को क्या बनाना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। अभी पता कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई किसका करना है, पता कर ले तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 3 को 12 बनाना था, तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना था, 4 का। यहाँ पे x की क्या पावर है, 1। यहाँ पे x की क्या पावर है, मुझे 2 पावर की कमी है। कितनी पावर की कमी है, 2 पावर की। 2 पावर की कमी है, तो यहाँ पे मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर का। तो कुल मिला के पता चल गया, क्या पता चल गया कि पहले टर्म को पहले टर्म के बराबर बनाने के लिए मुझे 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो पता कर लिए उसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर। अब बताओ केवल इसमें मल्टीप्लाई होगा कि पूरे में होगा, पूरे में होगा। तो आओ करते हैं, पहले 3x का 4x स्क्वायर में करेंगे। तो आप जानते हैं आप क्या बना के रहे थे, आप पहला टर्म ही बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। अगर आप पहला टर्म ही बना रहे थे तो वो पहला टर्म हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनेगा। हमेशा पहला टर्म क्या बनता है, बराबर बनता है। तो 3x का 4x स्क्वायर में हुआ तो कितना आ गया, 12x। अभी बेटा और किसी का होगा, किसका होगा, -5 का। किसमें होगा, तो -5 का अगर 4 में होगा तो 5 4 जा 20 और माइनस लगा है तो -20। यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, -20x। देखो मैंने x क्यूब वाले को x क्यूब के नीचे लिखा, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के नीचे लिखा। फिर मैं क्या करूंगा, चिन्ह को बदलने जाऊंगा। ये वाला प्लस में है, किसमें हो जाएगा, ये वाला माइनस में है, किसमें हो जाएगा, प्लस। ये 12x क्यूब प्लस में, ये 12x क्यूब कैंसिल हो गया। 20x स्क्वायर माइनस में 20x स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कट गया, पूरा उतर जाएगा पूरा, -9x + 15। अब बताओ आपका पहला टर्म क्या है, 3x। यहाँ पे पहला टर्म, तो 3 को मुझे पहले तो 9 बनाना है। 3 को 9 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 3 का। वहां भी x था और यहाँ पे भी x है, तो क्या x बढ़ाने की जरूरत है, x बढ़ाने की जरूरत। लेकिन जब 3x में केवल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बनेगा। अब मुझे माइनस भी चाहिए, तो मैं और किसका मल्टीप्लाई कर दूं, -3 का। x बढ़ाने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि 3x एक x, 9x एक ही x। तो पता चल गया किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पता चला है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब -3 का मल्टीप्लाई केवल 3x में होगा कि पूरे में होगा, हाँ तो पहले 3x का -3 में हुआ। मैंने आपको बताया पहला टर्म हमेशा क्या बन जाता है, सेम। अब -5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा, चिन्ह बदलिए, माइनस में था प्लस में था, 9x माइनस में, 9x प्लस में, 15 प्लस में, 15 माइनस में। ये भी पूरा पूरा कट गया। इसका क्या मतलब है, 3x - 5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बस और कुछ नहीं किया है, बस डिवाइजर में कितने टर्म कर दिया, 3 टर्म। और आपका क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, सरल सा।
जल्दी से सॉल्व करेंगे। मेरे साथ अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है। पावर 3 2 1 0, पावर 2 1 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना। एक एक करके घट रहा है, ऐसा भी नहीं है कि 3 के बाद डायरेक्ट 1 आ गया। 3 2 1 0 2 1 0। तो ठीक है, ए स्क्वायर को मुझे किसके बराबर बनाना है? ए क्यूब के। कांस्टेंट कोई है नहीं, ना तो वहां पे है ना तो यहाँ पे है। वहां पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 3 है। मुझे एक पावर की कमी है। एक पावर मतलब ए की एक पावर, ए की एक पावर मतलब ए की कमी है। किसकी कमी है? तो पता चल गया। अब पता चल गया तो ए का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? पूरे में करेंगे। किसमें करेंगे? पूरे में करेंगे। तो पहले ए स्क्वायर का ए में हुआ क्या आया, फिर -5a का ए में करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाएगा और क्या रहेगा? -5a। तो ए स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे। अभी और किसी का मल्टीप्लाई होगा? किसका होगा? 6 का मल्टीप्लाई होगा। किसमें होगा? ए में। 6 का ए में होगा, कितना आएगा? 6a। तो अब प्लस में आएगा कि माइनस में? 6 प्लस में है, ए प्लस में है, 6a। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका साइन, इसका ये क्या हो जाएगा? पहला टर्म हमेशा करता है। बताओ 6a स्क्वायर किसमें है? 5a स्क्वायर किसमें है? 6a स्क्वायर माइनस में, 5a स्क्वायर प्लस में। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 6a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर घट जाएगा, केवल ए स्क्वायर मतलब एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब बताओ प्लस माइनस हुआ है तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। बड़ा कौन था? 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर का क्या चिन्ह है? तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो ए स्क्वायर तो आएगा, लेकिन ए स्क्वायर के साथ क्या आएगा? 11a प्लस में, 6a माइनस में। तो 11a में से 6a चला गया, क्या बचा? +5a। और बताओ ये उतरेगा तो ऊपर से उतर रहा है तो अपने ही चिन्ह के साथ उतरेगा। क्या उतरेगा? -6। अब बताओ बेटा पहला टर्म मेरा क्या है और यहाँ पे पहला टर्म क्या है? -a स्क्वायर। सेम टू सेम वही है, बस वो प्लस में है, ये किस में है? माइनस में। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? केवल माइनस चाहिए तो -1 का। ऐसा मत कहना केवल माइनस का मल्टीप्लाई। क्या केवल माइनस का मल्टीप्लाई होता है? अगर आपको किसी को माइनस बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -1 का करेंगे। तो हम लोग पता कर लिए कि हमें -1 का मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर को -a स्क्वायर बनाने के लिए मुझे -1 का मल्टीप्लाई करना है। अब -1 जब पता कर लिए तो केवल उसका नहीं करेंगे, पूरे का करेंगे। तो ए स्क्वायर का -1 में हुआ, -5a का -1 में हुआ, और +6 का -1 में हुआ, और ये माइनस में था, किसमें हो जाएगा? प्लस में था, माइनस में था। आप देखो ऊपर वाला माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे, सब बराबर थे, सब क्या हो गए? कट गए। तो ए स्क्वायर -5a + 6 क्या कहा जाएगा? फैक्टर कहा जाएगा। किसका? पूरा काट रहा है ना, तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर कौन होगा? जितनी बार में डिवाइड हुआ है। जैसे 12 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या हो जाएगा? एक फैक्टर। और जितनी बार में डिवाइड करेगा वो भी क्या कहलाएगा? फैक्टर। तो वो भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर।
अब आओ इसको देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है कि पावर क्या है, 4 के बाद 3 नहीं मिला, डायरेक्ट कौन मिल गया, 2 मिल गया। और 2 के बाद पावर 1 भी नहीं मिला, डायरेक्ट कौन सा मिल गया, 0 वाला कांस्टेंट टर्म मिल गया। मतलब वेरिएबल की पावर वहां पे क्या है, 0। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। तो देखो पावर 4, 3 नहीं मिला, 2, 1 नहीं मिला, 0। यहाँ पे 2, 1, 0, पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल पावर 1, और कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ वेरिएबल पावर क्या होगी, 0। तो ये वाला तो मेरा सही से लिखा है 2, 1, 0, पर ये वाला मेरा सही से नहीं लिखा है। तो बेटा इसको पहले सही से लिख लेंगे। सही से लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, पावर 4 वाला है तो 4 वाला पड़ा रहने दो, पावर 3 वाला नहीं है, जो टर्म नहीं रहेगा उसको लिखेंगे बस 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कहने क्या मतलब, जो वाला टर्म नहीं रहेगा उसको क्या लिखेंगे, प्लस लगाना, 0 का मल्टीप्लाई करके लिख देना। क्या चाहिए आपको, p की पावर 4 है, p की पावर 4 है, p की पावर कौन सी चाहिए थी, 3, p क्यूब चाहिए, और p क्यूब है नहीं तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू p क्यूब, 0 इंटू p क्यूब, 0 इंटू p क्यूब लिख पाओगे, लिख पाओगे। तो कैसे लिखेंगे, p की पावर 4 प्लस p क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, 0 इंटू, अब p क्यूब के बाद p स्क्वायर वाला है, क्या है p स्क्वायर वाला, प्लस p स्क्वायर। क्या p वाला है, p वाला भी नहीं तो उसको भी क्या लिखेंगे, प्लस करके, 0 इंटू p, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो देखो किसको डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से डिवाइड करेंगे p की पावर 4 प्लस 0 इंटू p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 0 इंटू p प्लस 1। लिख लोगे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक। अब बताओ p स्क्वायर को क्या बनाना है, p की पावर 4, p स्क्वायर को p की पावर 4 बनाना है। कांस्टेंट तो कोई बदलाव है नहीं, पावर 2 थी, कितना बनाना है, 4। कितने पावर की जरूरत है, 2, मतलब p की 2 पावर की जरूरत है, p की 2 पावर मतलब p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जरूरत है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे हमने क्या लिखा। अब पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर का p स्क्वायर में हुआ, अब p का p स्क्वायर में हुआ p क्यूब, क्या आएगा, p क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे, इसीलिए p क्यूब मैंने लिखा, क्योंकि अगर मैं ये वाला टर्म ना लिखता तो p क्यूब मैं किसके नीचे लिखता, क्या p क्यूब किसी के नीचे लिखने के लिए बचा था, मुझे मजबूरन फिर किसके नीचे लिखना पड़ता, p स्क्वायर के नीचे लिखना पड़ता। अब बताओ 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, कितना आएगा, p स्क्वायर। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो ये भी कैंसिल हो गया। ये 0 p क्यूब था, 0 इंटू p क्यूब मतलब 0, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 0। और ये क्या है, p क्यूब, p क्यूब अब नीचे आएगा क्योंकि इसका इसमें न तो जोड़ होगा न तो घटाना, क्योंकि उसकी वैल्यू ही 0 है, और 0 को घटाने जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा ये p क्यूब नीचे आएगा, तो बताओ ये p क्यूब किसमें है, प्लस में है कि माइनस में है, ये p क्यूब किसमें है, माइनस में है, चिन्ह बदल चुका है। तो ये p क्यूब उतरेगा तो क्या उतारेंगे, माइनस p क्यूब। अब यहां से ये उतरेगा, ये तो कट गया, ये आगे वाला उतरेगा, क्या उतरेगा, और
अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम और आ रही होगी। प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि जो दोबारा आपका बना है यहाँ पे पी क्यूब है, पी है, पी स्क्वायर वाला क्या हो गया, गायब हो गया। पी स्क्वायर वाला क्या हुआ, गायब हो गया। तो हमें पी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस पी क्यूब प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस अब बेटा पी स्क्वायर को माइनस पी क्यूब बनाना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के बराबर बनाना है। तो सबसे पहले तो पी स्क्वायर को पी क्यूब बनाने के लिए मुझे पी की 1 पावर की जरूरत है, मतलब पी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, पी की। और वो वाला प्लस में है, इसे माइनस में लाना है तो माइनस की भी जरूरत है। तो केवल पी नहीं, माइनस पी। क्या करेंगे, तो मुझे पता चल गया मैंने क्या लिखा। अब माइनस पी का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो माइनस पी का पी स्क्वायर में हुआ, पी का माइनस पी में हुआ, माइनस पी, और 1 का माइनस पी में हुआ, माइनस पी। ये क्या हो जाएगा, इस पी स्क्वायर का चिन्ह क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जिसके साथ 0 लिखा रहे उसका कोई मतलब, ये पी स्क्वायर नीचे उतरेगा, किसमें उतरेगा, प्लस में। ये पी नीचे उतरेगा, किसमें उतरेगा, प्लस में। और यहां से क्या उतरेगा, अब आप देखो वहां पे पहला टर्म है पी स्क्वायर और यहाँ पे भी पहला टर्म, मतलब किसी का गुणा ही नहीं करना है, जो था वही है। तो किसका गुणा करे कि कुछ ना बदले, 1 का। 1 का गुणा करने पे कुछ बदलता नहीं है, तो हम +1 का गुणा करेंगे अब। और 1 का गुणा उसमें करोगे तो देखो वही आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हो जाएगा, ठीक। तो इन सब क्वेश्चन में आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, आपका रिमाइंडर नहीं आ रहा है। जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ टर्म गायब किया है। देखो पावर क्या है, फिर फिर 2 वाला गायब कर दिया, 1 वाला भी गायब कर दिया और डायरेक्ट 0 वाला आ गया। वहां पे 2 1 और कांस्टेंट टर्म मतलब 0, पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म मतलब पावर क्या हो गई, 0। तो बस इसी को अरेंज करना है, कर लेते हैं, कर लेंगे, डिवाइड बनाते समय कर लेंगे। 6y की पावर 5 प्लस 4y की पावर 4 माइनस 3y क्यूब, y स्क्वायर वाला नहीं है तो क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू, y वाला भी नहीं तो प्लस 0 इंटू, और कांस्टेंट वाला कितना है, -1। क्या लिखा है, 3y स्क्वायर माइनस y प्लस, बताओ 3y स्क्वायर को क्या बनाना है, 6y की पावर। सबसे पहले तो 3 को 6 बनाना है, 3 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। y की पावर 2 है, y की पावर 5 बनाना है, कितना y की पावर कम है, 3, y की पावर 3, y क्यूब। अब ये जो पता कर लिया है इसका पूरे का मल्टीप्लाई उसमें पूरे में करेंगे। तो पहला टर्म तो हम जानते हैं सेम बनेगा, तो आंख बंद करके पहला टर्म तो वही लिख देंगे। अब माइनस ये 3y स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो चुका 2y क्यूब में, आ गया 6y की पावर 5। अब किसका मल्टीप्लाई होगा, -y का, किसमें होगा, 2y क्यूब में। तो y का y क्यूब में हुआ तो y की पावर 4, ये प्लस में वो माइनस में, और कांस्टेंट क्या है 2, और वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट 2 तो क्या आ जाएगा,
वहां पे 1y, यहाँ पे 3y, तो क्या आ जाएगा y पावर 4। अब +1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 2y³ में, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 2y³। ध्यान दीजिए, ये माइनस में हुआ, ये क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 4y⁴ प्लस में, और 2y⁴ किसमें है प्लस में, दोनों प्लस में है। वहां पे y⁴ कितनी y⁴ 4, और यहाँ पे कितनी y⁴ 2, और दोनों जुड़ गए तो 4y⁴ और 2y⁴। जैसे 4x और 2x, 4x 2x जुड़ के 6x हो जाते हैं, तो हम केवल कांस्टेंट को जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, और जो दोनों में लिखा रहता है वही इसमें भी लिख देते हैं। क्योंकि जोड़ घटाना केवल किसका होता है, लाइक वेरिएबल का, लाइक टर्म्स का होता है। जोड़ घटाना किसका होता है, लाइक टर्म्स का, जब हमारे वेरिएबल्स लाइक होते हैं, है ना। यहां पे देखो 3y³ माइनस में और 2y³ भी किसमें है माइनस में, तो y³ को भूल जाओ, ऊपर 3 माइनस में, नीचे 2 माइनस में, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, और चिन्ह माइनस का, तो -5 आ गया, 3 2 5 और -5, -5 आ गया, और दोनों के साथ क्या था y³। जोड़ घटाना में यही होता है बेटा, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है, और तभी जुड़ेगा घटेगा जब वेरिएबल्स मेरे कैसे होंगे, सेम होंगे, ऊपर भी y³ नीचे भी y³। क्या y³ वाले में y⁴ वाला घट जाएगा, नहीं घटेगा। अब ठीक है, ये दोनों हो गया, अब आगे से क्या उतार लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और उतार लेंगे, देखते हैं। अब पहला टर्म मेरा क्या है 6y⁴, और वहां पे 3y², फिर से मुझे 6 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, +2 में, क्योंकि माइनस चाहिए ही नहीं, और y² था, क्या चाहिए y⁴, 2 पावर चाहिए, 2 पावर, तो 2y² हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 2y² का पूरे में, क्या आ जाएगा 6y⁴, अब -y का होगा, -y का 2y² में होगा, तो y का y² में हुआ y³, और -1 का उधर 2 में हो गया -2, तो -2y, और +1 का 2y² में होगा तो क्या आएगा +2y। ये देखो, ये माइनस हो गया, कट गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ध्यान से देखो 5y³ माइनस में और 2y³ प्लस में, 5y³ माइनस में, 2y³ प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, चिन्ह बड़े वाले का लग गया ऊपर वाले का, और मैंने बताया कि जिसके साथ 0 जुड़ा रहे उसका कोई मतलब, तो 2y² था, वो भी इसका चिन्ह नीचे माइनस बदल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या उतरेगा -2y², और अब ऊपर से क्या उतार ले 0 × y। अब देखो 3y² को क्या बनाना है -3y³, तो कांस्टेंट में बस 3 से -3 हो जा रहा है, 3 से -3 मतलब किसका गुणा हो रहा है -1 का, -1 का, और y² से y³ बनाना है, मतलब किसका गुणा होगा y⁴1 का, y² से y³ केवल एक पावर की जरूरत है, तो -1 और y का गुणा होगा, इसका क्या मतलब है -y,
किसका गुणा होगा? माइनस वाई। तो बेटा माइनस वाई का गुणा होगा। और 3y² में जब माइनस वाई का हुआ तो क्या आ गया? -3y। अब किसका होगा? माइनस वाई का किसमें होगा? माइनस वाई में। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और वाई वाई क्या बन जाएगा? y²। और +1 का होगा माइनस वाई में तो क्या आएगा? -y। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया। ध्यान से देखो 2y² किसमें है? माइनस में। और y² भी किसमें है? वहां पे 2y² माइनस में, यहाँ पे 1y² माइनस में। दोनों जुड़ जाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा और माइनस में आएगा -3y। ये 0 इंटू वाई लिखा है, इसका कोई मतलब ये y नीचे उतरेगा, बताओ किसमें उतरेगा? और आगे से क्या आएगा? -1। अब बताओ 3y² -3y², केवल क्या जुड़ गया है? माइनस। तो 3y² को -3y² बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? -1 का। तो -3y² बन गया। अब -y का भी मल्टीप्लाई -1 में होगा, माइनस माइनस प्लस y। और 1 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ और सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ये आपका एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है, बन जाएगा। अगर कोई टर्म गायब रहेगा तो क्या करेंगे? 0 इंटू टर्म। p³ गायब रहेगा, y² गायब रहेगा, y गायब रहेगा, जो गायब रहेगा बना लेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे बहुत ढेर सारा गायब कर दिया है। देखिए देखो x की पावर 4 है, क्या x³ है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू क्या x² है? 0 इंटू क्या x है? 0 इंटू तो पावर 1 तक आ गया। अब 0 पावर वाला क्या है? 1। मान लो ये भी ना होता तो यहां पे क्या करते? +0। क्या कर देते? कांस्टेंट टर्म को भी क्या जोड़ देते? 0। पर यहाँ पे क्या था मेरे पास? तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? और इसको डिवाइड करेंगे किससे? x -1 से। अब x को किसके बराबर बनाएंगे? x की पावर, जल्दी से बताओ किसका मल्टीप्लाई होगा? x³ मल्टीप्लाई हो गया, x पावर 4 बन गया। -1 का भी मल्टीप्लाई किसमें होगा? क्या आएगा? -x। सही लिखा है। इसका कोई मतलब नीचे क्या उतरेगा? और x को ये क्या बनाना है? किसका गुणा? -1 का भी किसमें होगा? क्या आएगा? इसका कोई मतलब x² किसमें उतरेगा? प्लस में। अब क्या उतरेगा? x² तक हो चुका है, क्या उतरेगा? अब बताओ x को क्या बनाना है? x को x², किसका मल्टीप्लाई? -1 का भी किसमें होगा? क्या आएगा? इसका कोई मतलब x किसमें उतरेगा? आगे -1 था क्या? क्वेश्चन में -1 था क्या? यहां पे भी प्लस था।
यहाँ पे प्लस था, माइनस ही है बेटा। हाँ सही लिखा है ना, सही लिखा है। तो x प्लस 1 आया, सही है ना? इतना चेक कर लो एक बार। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस में उतरा, सब सही उतर रहा है, सही है। अब x है, यहाँ पे भी x है, क्या कुछ मल्टीप्लाई करना है? कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 1 का। -1 का 1 में हुआ, ये कट गया, ये भी 1 प्लस में, ये भी 1 1 1, यहां पे आपका रिमाइंडर बच गया, यहां पे रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहां पे -1 कर देते तो फैक्टर हो जाता, आप चेक कर लीजिएगा। आप अगर -1 यहां पे कर लेंगे तो ये इसको पूरा पूरा क्या करेगा? काट देगा। अब आओ एक तरीके का और क्वेश्चन। अभी तो आपने ये सीखा, आपने क्या सीखा कि अगर कोई टर्म गायब रहेगा तो हम उसको लिख लेंगे। और मान लो आपका टर्म इधर उधर कर दे, टर्म इधर उधर कर दे, इसका मतलब ऐसे देखो, पहले 1 पावर वाला लिखा है, फिर 0 पावर वाला, फिर 3 पावर वाला, फिर 2 पावर वाला, है तो सभी 3 2 1 0। ऐसा भी हो सकता था कि कोई वाला क्या कर देता? गायब कर देता। तो इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले कौन वाला लिखेंगे? पावर 3 वाला। पावर 3 वाला मेरा कौन सा है? चिन्ह के साथ बच्चों कौन सा टर्म है? -2p, फिर p स्क्वायर वाला बताओ। मान लो क्वेश्चन में 4p ना होता तो अब किसकी जरूरत पड़ती? p वाले की जरूरत पड़ती कि ना पड़ती? अब p वाले की जरूरत पड़ती तो क्या लिखते? +0 इंटू p, पर मेरे पास 4p है और 4p के आगे कोई चिन्ह नहीं तो किसका बनते हैं? प्लस का। तो मैं क्या लिखूंगा? और अब और इसको डिवाइड करना है बेटा, इसको भी अच्छे से लिखो। पहले क्या लिखेंगे? -p अपना चिन्ह लेकर आएगा और +3 क्योंकि 3 का चिन्ह प्लस है। बस अब अरेंज हो गया। अब डिवाइड करना के लिए वही जो अभी तक आप लोगों ने सीखा, आसान है आप लोगों के लिए अब, है कि नहीं है? देखो -p को -2p क्यों बनाना है? वहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस में कोई काम करना ही नहीं है। वहां पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, मुझे कांस्टेंट क्या चाहिए? क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। पावर 1 है, p है, पावर 3 है, कितने पावर की कमी है? 2 पावर की। तो किसका मल्टीप्लाई? अब p स्क्वायर पूरे का मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला टर्म तो आंख बंद करके लिख देते हैं, वही आएगा। और दूसरा टर्म बताइए, 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 2p स्क्वायर में। तो 3 2 जा 6, क्या हो गया? और ये 5p स्क्वायर प्लस में 6p स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 6p स्क्वायर में से 5p स्क्वायर चला गया, 1p स्क्वायर, 1p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। और ध्यान से देखो, प्लस माइनस करते समय बड़ा वाला माइनस में था, तो चिन्ह किसका लगेगा? आगे क्या उतरेगा? और मन है तो पूरा उतार लो, मन है तो एक एक करके उतारो। -p को क्या बनाना है? -p स्क्वायर। वहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिसका गुणा होगा वो प्लस का ही होगा। वहां पे p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, एक p की कमी है और केवल p की कमी है, माइनस की कमी नहीं है। अगर ये प्लस में होता
तो माइनस से प्लस बनाने के लिए हम माइनस का गुणा करते हैं। अगर ये पी स्क्वायर होता और माइनस पी को पी स्क्वायर बनाना होता तो माइनस पी में किसका गुणा करते हैं? माइनस पी का। पर हमें माइनस पी स्क्वायर बनाना है तो किसका गुणा करेंगे? प्लस पी का। तो बताओ ये पहला टर्म तो सेम बन जाएगा। अब 3 का पी में हुआ तो 3p, 4p प्लस में 3p माइनस में क्या आ जाएगा और क्या उतरेगा? माइनस पी को p बनाना है। अभी देखो कटेगा, माइनस पी को क्या बनाना है? p। तो बेटा केवल माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हट जाएगा और कोई बदलाव भी नहीं होगा। तो -1 ये बन गया p और +3 का -1 में हुआ तो -3। ये घटा, ये प्लस में, 1 प्लस में 3 प्लस में कितना आ गया? तो रिमाइंडर आपका बचता है, यहाँ पे क्या बचा है? 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क को सॉल्व करिएगा। 3 क्वेश्चन आपके पास हैं, पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा, क्योंकि आपके आंसर के कारण ही मैं समझ पाता हूँ कि आपसे कौन से क्वेश्चन अब बनने लगे और कौन से क्वेश्चन में अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है बच्चों, मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बन जाएगा। इसी तरह के आपके पॉलिनोमियल के डिवीजन होते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्या घटाया जाए कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्या जोड़ दे पॉलिनोमियल में कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। कुछ इस तरीके के आपके उसमें एलजेब्रा में, अरिथमेटिक में भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 16 में से क्या घटा दे कि वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, या तो एलसीएम एचसीएम इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ते हो कि जैसे जब आप लोग स्क्वायर पढ़ते हो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो पढ़ते होगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसमें से हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर लेते हैं 9999 और उसका स्क्वायर रूट निकाल के चेक करते हैं, जो बच जाता है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो पता चल जाता है। तो यही सब आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी आगे क्वेश्चन पॉलिनोमियल में ही डिवीजन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन लेंगे और अच्छे क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू बच्चों।